चलिए आइए हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ प्योर रोल। अभी हम लोग प्योर रोल समझे क्या है, अब प्योर रोल का फीचर समझ रहे हैं क्या है। ठीक है, देखिए प्योर रोल में सबसे पहला पॉइंट है V इक्वल टू ओमेगा आर। V इक्वल टू ओमेगा आर है विथ सेंस, सेंस के साथ, यानी कि मैग्नीट्यूड से मैच कर दिए, उससे कम नहीं चलेगा, सेंस के साथ। तो अब बताओ V ओमेगा आर है, अगर V इज कांस्टेंट, कोई व्हील प्योर रोल कर रहा है, V कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा इज कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ ओमेगा इज कांस्टेंट। ट्रांसलेट कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो रोटेट भी करेगा कांस्टेंट रेट से। क्लियर है? अगर V बढ़ेगा तो ओमेगा, या V घटेगा तो ओमेगा, ताकि V इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा मेंटेन रहे। प्योर रोल कर रहा है तो ये मेंटेन रहे। ठीक है, अगर V मैक्सिमम हो जाए तो ओमेगा भी, V अगर इज जीरो एट अ मोमेंट तो ओमेगा इज, तो अगर कोई प्योर रोल कर रहा है तो हमेशा वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, यानी V बढ़ रहा है तो देखो, अगर सोचो V इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ये सोचो एक व्हील है, ठीक है, ये T0 था, ये T एक टाइम पीरियड लिए 2 पाई बाय ओमेगा। मतलब क्या हुआ, देखो ये प्योर रोल कर रहा है, ठीक है, जीरो टाइम से कैलकुलेट करना शुरू किए, ये वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ये हुआ आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, ये वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में यहां पहुंच गया वेल। ठीक है, तो अब देखो V इक्वल टू ओमेगा आर था, V में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। अच्छा, ये एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम 2 पाई बाय ओमेगा होता है, सर्कुलर में पढ़ चुके हैं, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू V बाय आर पुट करो, तो V नीचे रह गया, आर ऊपर चला गया। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ऐसा कहानी है, एक कंप्लीट रोटेशन, फिर आगे बढ़ेगा, दूसरा कंप्लीट रोटेशन, तीसरा कंप्लीट रोटेशन, इस तरीके से व्हील आगे बढ़ता चल रहा। ठीक है, अच्छा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम इंटू आर होगा, दोनों तरफ टाइम मल्टीप्लाई कर दें। बताओ तो स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर, सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ओमेगा इंटू टाइम होगा एंगल रोटेटेड इंटू आर। यानी कोई चीज प्योर रोल कर रहा है, V इक्वल टू ओमेगा आर है ही, दूसरा सेंटर जितना चल रहा है वो किसके इक्वल होगा, R इंटू थीटा। डेल्टा थीटा इज एंगल, S सेंटर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर, डेल्टा थीटा इज एंगल रोटेटेड बाय, तो वो दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब हुआ, अगर एक कंप्लीट रोटेशन तक डेल्टा थीटा का वैल्यू 2 पाई होगा, एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो कितना एंगल घुमा, 2 पाई, यानी सेंटर कितना चला है बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस डेल्टा थीटा इंटू आर कितना चला बताओ।
यानी अगर व्हील एक बार रोटेट कर गया तो सेंटर कितना चला है, 2 पाई। क्लियर है? डन। ठीक है, चलो v हो गया इतना। v इक्वल टू ओमेगा है अगला पॉइंट, पहले सुन लो, सुन लो। v इक्वल टू ओमेगा है। अब अब क्या कर रहे हैं, इसको मान लो डिफरेंशिएट करते हैं। dv बाई dt हुआ एक्सीलरेशन और डी ओमेगा बाई dt हुआ अल्फा। यानी अगर कोई चीज व्हील रोल कर रहा है, उसका स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, अल्फा आर के बराबर। तो प्योर रोल का सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, ये स्पीड ओमेगा में, ये डिस्टेंस डेल्टा थीटा में, ये ए और अल्फा में। क्लियर है? इसको कैसे लगाएंगे, देखो मान लो कोई व्हील ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर बताओ इसका अगर स्पीड बढ़ रहा होगा, ओमेगा भी बढ़ना चाहिए, यानी इसमें एक्सीलरेशन कैसा होगा, देखो इसका डायग्राम बना रहे हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलरेशन उसी तरफ होना चाहिए, v आगे है तो एक्सीलरेशन भी आगे, और ओमेगा ऐसे तो अल्फा भी ऐसे, ऐसा होना चाहिए अगर इसका स्पीड बढ़ रहा होता तो। ठीक है, और अगर इसका स्पीड घट रहा होता तो ओमेगा भी क्या होगा, यानी इस केस में डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा, v है आगे और उसको घटने के लिए एक्सीलरेशन पीछे। ठीक है, ओमेगा है ऐसे, उसको घटने के लिए अल्फा उल्टा। यानी ये पूरा कंडीशन हुआ किसका, प्योर रोल का, पूरा हो गया कंडीशन प्योर रोल का। v इक्वल टू ओमेगा आर, एस इक्वल टू डेल्टा थीटा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर। क्लियर है? क्लियर है फीचर? ओके, चलो एक फीचर हो गया, अब आते हैं सेकंड फीचर। अब आते हैं सेकंड फीचर। ठीक है, देखो पहले इधर ध्यान दो, सेकंड फीचर क्या आते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज नो स्लिपिंग विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस के रेस्पेक्ट में उसका कोई स्लिपिंग नहीं है। तो अगर स्लिपिंग होता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और स्लिपिंग नहीं होता है तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मे और मे नॉट एक्ट, मतलब बट काइनेटिक वोंट एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट, काइनेटिक एक्ट नहीं करेगा, स्टैटिक ही अगर करना होगा तो क्या करेगा, स्टैटिक एक्ट करेगा, करना होगा तो। ठीक है, मतलब v है, ओमेगा है, देखो या तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे भी हो सकता है या स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब बोलो सर व्हील आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे, ये स्टैटिक है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, वेलोसिटी से नहीं जज कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन वेलोसिटी से जज नहीं होता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन का होता है, रिलेटिव मोशन से। स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, अगर आगे रिक्वायरमेंट होगा तो आगे लगेगा, पीछे रिक्वायरमेंट होगा तो पीछे होगा, या अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो फ्रिक्शन लगना जरूरी नहीं है, ऑल्दो सरफेस इज रफ। इसलिए हम बोले मे बोले, मस्ट नहीं बोले,
ऑल्दो सरफेस इज रफ, सरफेस रफ है, प्योर रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन लगना जरूरी नहीं है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब तो ये रिक्वायरमेंट अगली क्लास में समझ में आएगा जब क्वेश्चन लेंगे। तो आज हम थ्योरी इसका बताते हैं कंप्लीट, ठीक है। आज खत्म होगा, अगली क्लास में भी थोड़ा देर चलेगा प्योर रोल वाला पार्ट पूरा खत्म, तब ग्रेविटेशन अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है स्टैटिक फ्रिक्शन का कहानी। अच्छा, नेक्स्ट, सिंस फ्रिक्शन हैज स्टैटिक इन नेचर, whose work done on system is zero. स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, भले सरफेस रफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ध्यान से सुनो, उसका वर्क डन जीरो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। एक सिस्टम पे, एक सिस्टम पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो होता है। वर्क एनर्जी में बताए थे 3 फोर्स होता है जिसका सिस्टम पे वर्क जीरो होता है। नाम बता सकते हो शौर्य? और एग्जाम्पल से समझाए थे, 3-4 एग्जाम्पल लेके समझाए थे। एक फोर्स हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका पूरे सिस्टम पे वर्क जीरो होता है, और जुनैद नहीं मिलेगा, ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा, मन लगा के पढ़ोगे तभी याद रहेगा। नॉर्मल, गुड और टेंशन, 3 फोर्स, टेंशन, नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वर्क पूरे सिस्टम पे जीरो होता है। अकेला पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी अकेला पे, लेकिन पूरे सिस्टम पे हमेशा जीरो होता है। इसको कई एग्जाम्पल से सॉल्व किए थे, तो तबीयत लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द नेम से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कैसे जीरो होता है ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। क्लास के बाद मिलते जाना बता देंगे और तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ, यहां ध्यान दो, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो होता है। ओके, तुम पूछते जाना, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जब जीरो होगा वर्क डन, इसका मतलब उसका एनर्जी में कोई रोल नहीं है। वो एनर्जी ये नहीं कि एनर्जी खत्म कर देगा, नहीं, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम के लिए। सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ COMe। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, प्योर रोल कर रहा है तो, भले सरफेस रफ है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का ओवरऑल वर्क मतलब लॉस या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन या लॉस इन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्यों लगाएंगे? भले सरफेस रफ है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। डन। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल पे ही से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है PYQ में, ठीक है। मान लो ऐसा कोई ट्रैक है, ये ट्रैक, ठीक है। अभी हम लेते हैं स्मूथ ट्रैक था, वर्क चैप्टर में पढ़े थे, वर्क जब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सीख रहे थे वर्क एनर्जी पावर में, तो क्या सीखे थे? स्मूथ ट्रैक है, एक ब्लॉक को आप V0 स्पीड दे दिए, ये ऊपर जाके रुकेगा, तो पूछा गया कितना ये मैक्सिमम हाइट गया, ये कितना मैक्सिमम हाइट गया, कितना होता था? कोई भी ट्रैक है,
कैसा भी ट्रैक है, अगर आपने वी नॉट स्पीड दिया तो कितना मैक्सिमम हाइट जाता था? mgh, वही लिखते थे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये सब इतना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रहना चाहिए। इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, mgh मैक्स, एम को कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बाय, अगर कोई एक ब्लॉक है स्मूथ सरफेस पे, आपने थ्रो कर दिया तो ये इतना ऊपर जाके रुकेगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। क्लियर है? लेकिन अगर सोचो एक व्हील है, जो कि प्योर रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है, व्हील है जिसका मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, ठीक है, और ये सरफेस ये सफिशिएंट रफ है फॉर प्योर रोल, मतलब इतना इसमें रफनेस है कि इस पे व्हील जो है प्योर रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी ओमेगा का वैल्यू होगा वी नॉट बाय आर, फिर बीच में गए यहां v, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया v बाय आर, ऐसे होगा, प्योर रोल हो रहा है, v घट रहा है तो ओमेगा भी क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? पूछा अब कितना हाइट जाएगा मैक्सिमम? v यहां 0 तो ओमेगा भी दोनों 0 हो गए, तो ये रिजल्ट को याद रख लेना है। पूछा गया वही चीज जो हम लोग वर्क एनर्जी में सीखे थे, अब पूछा गया कितना मैक्स जाएगा, कितना मैक्स जाएगा, व्हील कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा फ्रिक्शन, लेकिन स्टैटिक लगेगा और उसका वर्क 0, उससे कोई फर्क नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगेगा, यस स्टैटिक लगेगा यहां, बताए ना। हाँ, ग्रेविटी की वजह से जा रहा है ऊपर, ऊपर घटता चल रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है, ओके बिल्कुल फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट है, यहां रिक्वायरमेंट है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पर पहले अभी कंजर जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो उसके बाद उस पर आएंगे। तो अब बताओ यहां भी वही लगाएंगे, लॉस इन वही लगाएंगे, बताओ लॉस इन, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हाफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बताएं, हाफ mv0 स्क्वायर नहीं लेंगे जो यहां लिए, नो, ये एक पार्ट है, दोनों पार्ट, हाफ mv0 स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। तो क्या पूरा बताए थे अभी काइनेटिक एनर्जी का, ये बताए थे, इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इक्वल टू गेन इन mgh मैक्स। तो यहां से h मैक्स का वैल्यू जो आएगा, देखो v0 स्क्वायर बाई 2g तो आएगा, m कट जाएगा, लेकिन ये m उधर डिवाइड भी होगा, ये आएगा 1 प्लस ठीक है। तो कोई अगर व्हील है वो कितना ऊपर जाएगा, सब इस पे डिपेंड करेगा, ICM कितना है इस पे डिपेंड करेगा, ये हर ब्लॉक इतना ही ऊपर जाएगा, ईच ब्लॉक, उसको कोई मतलब नहीं है ब्लॉक का क्या शेप है, लेकिन यहां पे अलग अलग व्हील, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अलग अलग होता है, तो अलग अलग व्हील अलग अलग हाइट जाएगा, सब व्हील सेम हाइट नहीं जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाइए और आज का क्लास खत्म करते हैं, बनाकर डिस्कस करोगे तब क्लास तभी क्लास खत्म होगा, ठीक है।
चलिए इसको हेलो तुरंत डिस्कस कर देते हैं, ध्यान दीजिए। हेलो हेलो, हाँ देखिए, इधर ध्यान दो, इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 2007 जेई एडवांस, फिर उसके बाद 16 में आया है मेंस में, फिर नीट में, सब में ऑल कंपटीशन का क्वेश्चन है ये पहला वाला। हाइट दिया हुआ है 3v0² / 4g मैक्स हाइट। एक व्हील रोल अप कर रहा है, रोल अप विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखते ही सोच लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाएंगे। और दिया है इतना हाइट रेज कर रहा है, तो पहचानना है व्हील कौन सा है। तो ये यहां फॉर्मूला लिखे थे, ये होता है v0² / 2g 1+, इसको आप सॉल्व करोगे, अब आप सॉल्व कर लेना इसको, तो ये आएगा ICM इक्वल टू, यानी सॉलिड सिलेंडर। आंसर हो गया डी पहले का। चलिए, तो पहला तो मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर आपने निकाल लिया, रिंग कितना जाएगा, रिंग v0² / 2g, ध्यान दो 1+, ICM का वैल्यू होता है mr²/mr², 1 1 2 2 2 कट गया तो v0²/g। H मैच सॉलिड स्फेयर, ध्यान दो v0² / 2g 1+, सॉलिड स्फेयर का होता है 2/5 mr², कट गया तो 2/5 मतलब 5 5 2 7/5, यानी v0², 7 v0²/10g। H मैक्स बाय hollow sphere, v0²/2g 1+, 2/3, 5 v0²/6g। ये हो गया सेकंड का, ठीक है, ओके। थर्ड, सब में फ्रिक्शन किधर लगेगा, और ये क्वेश्चन आया है, ये v है, ओमेगा है, ये क्वेश्चन आया है जेई 2002 में, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ये फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखो, तो गेस करो किधर होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अगर मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे आया, दोनों केस में बताओ, ऊपर जाते वक्त किधर होगा, नीचे आते वक्त किधर होगा। सब हमको पता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन लगते ही एक तो ढेर सारा ऊटपटांग लॉजिक लगता है, और सबसे कॉमन ऊटपटांग लॉजिक लगता है जिधर चले उसका उल्टा। तो कभी फिट बैठ जाता है ये लॉजिक, कभी फिट नहीं बैठता है। तो चलो, जिधर चले उसका उल्टा, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां तो फिट बैठ गया, जिधर चले उसका उल्टा, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, यहां भी अप ही लगेगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन अप ही लगेगा। क्यों लगेगा, रीजन, इसका रीजन बता देंगे अगली क्लास में। तो क्या आज टाइम हो गया? ऐसे प्रॉपर लॉजिक से बताएंगे, एक लाइन बोल देंगे, सब कोई वो समझेगा, कोई वो समझेगा, एक बार क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ गया, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहीं से अगला क्वेश्चन अटैच है कि अगर ये स्मूथ होता तब व्हील की शेप पे डिपेंड नहीं करता, सब कोई जाता फिर कितना, एच मैक्स फॉर ऑल, वो आ जाता v0²/2g, अगर स्मूथ होता तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, इसका लॉजिक अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। ऐसे एक लाइन में बोल के नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, चलिए।